जय श्री बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आपने केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखा कि हम कैसे हरिद्वार से गौरीकुंड आए और गौरीकुंड में हमने स्टे किया। गौरीकुंड में डोली यात्रा आई, गौरी माता के मंदिर में जाकर हमने दर्शन किया, डोली यात्रा के दर्शन किए और यहाँ पर खूब नाचा और खूब गाया। फिर हम गए अगले दिन केदारनाथ धाम यात्रा के ट्रैक पर। उससे पहले हमने गौरीकुंड में जाकर आचमन किया, गौरी माता के मंदिर में जाकर दर्शन किया और अपनी ट्रैक को स्टार्ट किया। गौरीकुंड से जो केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक स्टार्ट होती है वो करीब 22 किलोमीटर की है, जिसमें करीब 6 पड़ाव आते हैं। क्या क्या आपको पैकिंग करनी चाहिए जब आप केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक पर जाएं, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी के प्राइसेस और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको वीडियोस में अबाउट केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक। कठिनाइयों भरी और बहुत ही एडवेंचरस केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैक करके हम ऊपर पहुंच गए केदारनाथ धाम, जहां पर GMBM में मैंने चेक इन किया और शाम को जाकर केदारनाथ धाम मंदिर के बाहर से दर्शन किए। अगले दिन मैं गया केदारनाथ टेम्पल, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी। मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी, साथ में हमने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ में क्या क्या स्टे ऑप्शंस हैं, कहाँ पे आप अपना पर्सनल टेंट लगा सकते हैं, GMBM के टेंट्स कहाँ पे ऑप्शन है वो दिखाया। भैरवनाथ जी के मंदिर में जाके हमने दर्शन किया, भैरवनाथ से ऊपर ट्रैक होता है वो भी आपको दिखाया। केदारनाथ धाम में कनेक्टिविटी इशू कैसा है, केदारनाथ धाम में मेडिकल कैंप कहाँ पर है और भी बहुत सारी बातें केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। आज इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम से नीचे ट्रैक करेंगे वापस गौरीकुंड के लिए। आपको रास्ते में क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं वो दिखाऊंगा और साथ में संपूर्ण जानकारी दूंगा नीचे ट्रैक करने के लिए। जब हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे फिर हम वहां से कैसे हरिद्वार जाते हैं, सीतापुर से बस पकड़ के, वो भी आपको दिखाऊंगा और साथ में सोनप्रयाग में कहां पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग होती है वो भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो अपनी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार। सुबह सबसे पहले उठकर मैं गया भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ टेम्पल में। टेम्पल बहुत ही प्यारा लग रहा था, सुबह का वक्त था, वातावरण बहुत ही भक्तिमय था, लोगों का तांता मंदिर में लगा हुआ था। मैंने मंदिर के अंदर जाकर दर्शन किया, भोलेनाथ से प्रार्थना की और मैं मंदिर से बाहर निकला। मन तो नहीं कर रहा था केदारनाथ धाम से जाने का, बट अभी नहीं जाएंगे तो अगले साल कैसे फिर से लौट कर आएंगे जब बाबा के कपाट खुलेंगे। भोलेनाथ से यही प्रार्थना की कि अगले साल फिर से हमें बुलाए वो जब कपाट खुले और हमें फिर से अपने दर्शन दे। इसी प्रार्थना के साथ मैंने नीचे की तरफ प्रस्थान किया अपने GMBM में चेकआउट करके और मैं चला नीचे की तरफ गौरीकुंड की ओर। जैसे ही मैं ट्रैक में आगे बढ़ा मैंने वहां पर देखा कि 2 लोगों की आपस में फाइट हो रही है। जब मैंने गौर किया तो यहाँ पर देखा कि वो घोड़े पिट्ठू वाले से फाइट हो रही है। क्यों? जब बाद में मैंने थोड़ा पूछा तो पता चला कि वहाँ पर घोड़े वाले से चेकिंग होती है। अगर आपने घोड़े वाला किया है और वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड पर्सन ना हो तो वहाँ पर चालान भी कट जाता है घोड़े वाले का। ऊपर केदारनाथ बेस कैंप से पहले घोड़ा पड़ाव है, वहां पर आपको ऑफिस मिल जाएगा जहां पर आप अपनी पर्ची कटवाकर फिर घोड़ा से आप अपनी यात्रा नीचे की तरफ कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में आप घोड़े के ऑफिस से ही वहां पर पर्ची कटवाकर घोड़े से, खच्चर से अपनी यात्रा करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आप यात्रा ना करें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रजिस्टर्ड ना हो। केदारनाथ धाम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जहां पर ट्रैक से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैंने दी है कि ऊपर आते समय ट्रैक कैसे करें, कौन कौन से पड़ाव आते हैं, क्या क्या आपको पैकिंग करनी है साथ में और क्या क्या जरूरी चीजें हैं यात्रा के वक्त। उस वीडियो को भी आप जरूर चेक करिएगा, ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप केदारनाथ धाम में ट्रैक करें, चाहे आप मेल हैं, फीमेल है या बच्चे हैं, प्लीज शूज पहन के ट्रैक करिएगा और शूज में भी ट्रैकिंग शूज हो सके तो उससे पहनकर ट्रैक करिएगा या स्पोर्ट शूज, जिससे आपकी ग्रिप अच्छी मेंटेन रहे, क्योंकि रास्ता प्लेन नहीं है और आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। जितना आपका स्मूथ यात्रा रहे वो आपके लिए बेटर रहेगा, तो इसलिए ग्रिप वाले शूज़ पहने और चप्पल, सैंडल्स को अवॉइड करें, उसे बिल्कुल भी पहनकर ना चलें। अगर आप पिट्ठू करते हैं तो आपको ऐसे करके बैक में लीन होना पड़ेगा, जिसमें आपकी थोड़ी कमर भी दर्द हो सकती है, थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको पिट्ठू में भी करना पड़ेगा। अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो करीब 3 से 5 घंटे में घोड़ा खच्चर आपको नीचे से ऊपर केदारनाथ धाम ले जाएगा, क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी अच्छी होती है। पिट्ठू में अगर आप करते हैं तो वही करीब 6 से 8 घंटे भी लग जाएगा। केदारनाथ यात्रा उतरते समय आप थोड़ा अपने पैरों पर ध्यान दें, थोड़ा रोक रोक के कदम रखें और आराम से उतरें, जिससे आप फिसले ना। अब मैं पहुंचा था मिड रास्ते में और यहाँ पर हो गई थी बारिश। जब ये दशहरा देखी नहीं है
सो मैं केदारनाथ धाम से ट्रैक नीचे उतर रहा था एंड अराउंड 2-2:30 बजे के करीब देख लो बारिश कितनी तेज़ हुई और साथ में ओले गिरे। एंड अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि रास्ता भी स्लिपरी हो गया है। सो कुछ नहीं पता यहाँ का कब क्या हो जाए, 1 सेकंड में बारिश हो जाए और साथ में ओले गिरने लग जाए, तब तो बहुत ही बुरा हाल है। खुद देख लो, ये घोड़े देखो कैसे बिदके हैं। पहले तो घोड़े वाले उतर रहे थे बट एक टाइम ऐसा आया कि इतनी तेज़ बारिश हुई और इतने ज़्यादा ओले गिरे उन्हें भी रुकना पड़ गया, घोड़े में भी थकने लग गए। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। सो जब भी आओ केदारनाथ धाम ट्रैक करो सो प्लीज़ सारे प्रोटेक्शन के साथ आना, सारे रेनकोट, अम्ब्रेला सब कुछ लेकर आना और हो सके तो ट्रैक ध्यान से करना। हर हर महादेव। जैसा मैंने आपको बताया कि केदारनाथ धाम आप स्पोर्ट शूज़ या ट्रैकिंग शूज़ पहनकर ही यात्रा करें और वो भी कोशिश करें कि वाटरप्रूफ हो, क्योंकि बारिश अगर तेज़ हो जाए तो रास्ते हैं ऊबड़ खाबड़, वहाँ पर पानी जम जाता है और साथ में मिट्टी भी हो जाती है। मैंने केदारनाथ धाम उससे उतरते वक्त ट्रैकिंग शूज़ तो पहना था बट वो वाटरप्रूफ नहीं था। मेरे जूते के अंदर पानी चला गया था और मैंने सॉक्स भी पहना था क्योंकि ठंड हो रही थी। तो बड़ी लिंचोली से लेकर नीचे तक मुझे गीले सॉक्स में ही उतरना पड़ा, जिसमें काफ़ी ठंड भी लग रही थी। तो हो सके तो ट्रैकिंग शूज़ के साथ कोशिश करिएगा कि आपके जूते वाटरप्रूफ भी हों। अगर बारिश होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप चेक कर सकते हो कि केदारनाथ में रेनकोट और अम्ब्रेला की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरे रास्ते में बारिश हुई थी और आप चेक कर सकते हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने रेनकोट ना पहना हो। अगर आप घर से रेनकोट लाना भूल जाते हैं तो ऐसे ये पाउच में पन्नी वाले रेनकोट मिलते हैं नीचे गौरीकुंड में, जिसका चार्ज होता है 100 रुपये। अपना रेनकोट ज़रूर कैरी करिएगा। ऊपर जाते वक्त केदारनाथ धाम में रास्ते में कहाँ बारिश हो जाए आपको कुछ नहीं पता और रोज़ बारिश केदारनाथ में होनी ही है। तो अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट है रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करिएगा जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें। जब मैं यात्रा करके नीचे उतर रहा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ पर एक फैमिली पिट्ठू वाले से थोड़ी बातचीत कर रही थी और वहाँ पर एक बच्चा भी था जो काफ़ी रो रहा था। मैंने थोड़ी देर उन्हें देखा तो मुझे समझ आया कि फैमिली चाहती थी कि उनका बच्चा पिट्ठू में बैठ जाए, बट बच्चे मोड़ी होते हैं, वो बैठ नहीं रहा था, वो डर रहा था या रो रहा था। तो परिवार को भी दिक्कत हो रहा था कि उन्हें भी पैदल यात्रा करनी है, वो भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो उन्हें गोद में नहीं उठा सकते थे। तो मैं यहाँ पर सभी फैमिली वालों को एक अपना सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तभी यात्रा पे लेके जाए, कि वो थोड़ा समझदार हो जाए कि वो पिट्ठू पे या खच्चर पे बैठ पाए। छोटे बच्चों को आप देख सकते हो ऐसे गोद में उठाकर यात्रा नहीं की जाती है, यात्रा काफ़ी कठिन है। या तो अगर आपके बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो अभी आप रुक जाए थोड़ा टाइम, या आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करें। ज़्यादा छोटे बच्चे घोड़े खच्चर पिट्ठू पे अकेले नहीं बैठते हैं बिना मम्मी पापा के। तो यस, आप बहुत सोच समझ के निकले, क्योंकि आप गोद में बच्चे को नहीं कैरी कर सकते हैं, आपको भी चलना है, लगेज भी होता है, फैमिली भी होती है। सो प्लीज़ सारी बातें सोच समझ कर ही घर से निकले। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप थोड़े टाइम रुक जाएं, फिर यात्रा करें थोड़े साल बाद, या अगर आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं तो आप ज़रूर आए केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी आपकी कॉल है, आपको कैसे यात्रा करनी है, घोड़े से, खच्चर से, पिट्ठू से, हेलीकॉप्टर से, पैदल यात्रा, और फैमिली आपकी है तो बाकी सब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। यस, यात्रा काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे समझाया और वो फाइनली पिट्ठू पे बैठ गया और परिवार वाले भी साथ में चलने लगे यात्रा के लिए। सो इन सारी बातों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपनी यात्रा से पहले, और बिल्कुल प्लान करके घर से निकलिएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा थोड़ी टफ ज़रूर है। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बड़ा लिंचोली। वहाँ से बारिश जो स्टार्ट हुई ओले वाली, उसके बाद कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश में ही मैं नीचे उतर रहा हूँ। ट्रस्ट में प्लीज़ बारिश में कभी मत आना। जुलाई एंड अगस्त तो बिल्कुल अवॉइड करो। भले ही आप सारा सामान ला रहे हो अपने साथ, सब कुछ प्रोटेक्शन के लिए ला रहे हो अपने साथ, बट स्टिल बहुत दिक्कत होगी।
पैर स्लिप हो रहे हैं, 2 बार स्लिप भी गिर चुका हूँ मैं, 2 बार बचा हूँ गिरते गिरते। और जो वाट लग रही है ना कसम से, ठंड उससे भी नेक्स्ट लेवल। सो प्लीज़ रेन तो अवॉइड करना। रोज़ तो रेन होनी है, वो तो कोई शक नहीं है, पर कम होती है। स्टार्टिंग में अभी मौसम ख़राब है, ऐसे वेदर में आया था, बट रेनी सीज़न में जुलाई और अगस्त वहाँ तो पता है फुल ऑन बारिश होनी है 2 महीने, और पहाड़ों पे तो कुछ खास करके ज़्यादा ही। सो प्लीज़ वो तो अवॉइड करना ही। इट्स ऑलमोस्ट 7:30, अराउंड 1 बजे वापसी के लिए ट्रैक स्टार्ट किया था। बारिश और स्नो के वजह से बहुत धीरे धीरे चलना पड़ा, नहीं तो पैर स्लिप हो रहे थे। एंड अराउंड 2 किलोमीटर अभी भी बचा है गौरीकुंड आने में। सो अराउंड 8 बजे या 8:30 तक मैं पहुंचूंगा। 6 घंटे में मैं उतर जाता बड़े आराम से, बट ड्यू टू रेन बहुत पूरे रास्ते रेन होता रहा, बिल्कुल नहीं रुका रेन। सो धीरे धीरे आना पड़ा, पैर ना स्लिप हो जाए, और सारे प्रोटेक्शन के साथ। सो यही है, अगर आप टाइम से ना चढ़ने के लिए चढ़ो तब लेट हो जाओगे, अगर ना टाइम से उतरने के लिए उतरो तब लेट हो जाओगे। तो देख लो, ऐसे ही है, लेट तो होना ही है आपने, इसलिए टाइम से चढ़ो और टाइम से ही उतरो, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। So it's around 8:15 and finally मैं नीचे गौरीकुंड पहुंच गया हूँ। It was something amazing experience जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खतरनाक, एक वर्ड खतरनाक, मज़ा ही आ गया। नीचे गौरीकुंड में पहुंचने के बाद, अपना डिनर करने के बाद मैंने अपने डोरमेट्री में चेक इन करी। जब मैं नीचे गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम के लिए जा रहा था, मैं गौरीकुंड में नीचे जिस डोरमेट्री में रुका था उसी डोरमेट्री में आकर मैंने फिर से चेक इन करी और मुझे एक बेड फाइनली मिल गया था, और मैं अपने रात को मैंने वहीं पे स्टे किया। नेक्स्ट दिन मैं सुबह उठकर जल्दी से निकला गौरीकुंड से करीब 6 बजे, क्योंकि मुझे पता था बाद में जाते समय ट्रैफिक जाम लग जाएगा गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने में। तो मैं जल्दी जल्दी उठा सुबह 6 बजे और मैं 7 बजे निकल गया था गौरीकुंड से। ये वही ब्रिज है सोनप्रयाग का जो गौरीकुंड के लिए जाता है, यहीं से टैक्सी मिलती है गौरीकुंड भी है। सो हो सके तो जब आप आ रहे हो, तो जिस दिन आप आ रहे हो यहाँ पर, हो सके तो आप कोशिश करते उसी दिन दोपहर तक, शाम तक या रात तक गौरीकुंड पहुँच जाओ। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि हम नेक्स्ट डे यहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी पकड़ के जाएंगे, तो आपको इतनी 1 या 2 किलोमीटर की लंबी लाइन देती है तो मिलेगी। ये बात है केदारनाथ धाम ओपनिंग के 2 दिन बाद की। केदारनाथ धाम ओपनिंग थी 10 तारीख को और ये 12 तारीख की वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। केदारनाथ धाम में जहाँ पर टैक्सी का स्टैंड है, यहाँ से लेकर सोनप्रयाग की मार्केट तक कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ टैक्सी पकड़ने के लिए ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। और जब इस सारी लाइन को पार करके मैं मार्केट पहुँचा तो वहाँ पर और ज़्यादा भीड़ थी फॉर रजिस्ट्रेशन चेकिंग। आप अभी आगे देखोगे। सो ये सुबह 8:15 बजे का टाइम है, अराउंड 8:15 8:30 हो रहे होंगे, उस समय इतनी लंबी लाइन है। सो अगर आप सोनप्रयाग में रुक गए और रात को, तो एक काम करना, सुबह 2-3 बजे आ गया लाइन में लग जाना, क्योंकि अराउंड 4-5 बजे से टैक्सी की सर्विस स्टार्ट हो जाती है। सो देख लो, अभी तक लाइन चल रही है, मार्केट में आ गया हूँ। अराउंड 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है और उससे भी ज़्यादा लंबी। देखो तो ये पूरी मार्केट तक लाइन लगी हुई है। अभी तो उतरने वाले लोग नहीं है, जब उतरने और चढ़ने वाले लोग हो तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो। सो प्लीज़ ये बात याद रखना जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाओ। सो यस, जब केदारनाथ धाम ओपनिंग के टाइम पर थोड़ी नॉर्मल भीड़ रहती है, भीड़ होती है ओपनिंग टाइम पर, बट मैनेजेबल होती है। उसके बाद से भीड़ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो जून जुलाई से पहले अपनी यात्रा कर ले, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बारिशें होती हैं। सब उस समय अवॉइड करते हैं ट्रैक करना, और उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में लोग जाते हैं। सो यस, जुलाई और अगस्त के बीच में बारिशें होती हैं, हो सके तो उस टाइम पे अवॉइड करें आप, क्योंकि यात्रा बहुत फिसलन वाली हो जाती है, बारिशें होती रहती हैं और कंटिन्यू बारिश होती रहती है 2-2 3-3 दिन तक। सो यस, इन सारी बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। और जब आप सोनप्रयाग की मार्केट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे गौरीकुंड में है, यहाँ पर डोरमेट्री के ऑप्शंस भी हैं। स्टे ऑप्शंस इन गौरीकुंड एंड सोनप्रयाग की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जो आप ऊपर आई बटन वीडियो के एंड में चेक कर सकते हो।
पहले रजिस्ट्रेशन चेकिंग होती है सोनप्रयाग में, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, वो डाउनलोडेड पीडीएफ का आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो या उसकी पीडीएफ की कॉपी आप रख सकते हो अपने फ़ोन में। उसके ऊपर एक स्कैनर होगा जो यहाँ पर मशीन में स्कैन हो जाएगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन चेकिंग होगा ऊपर केदारनाथ धाम में मंदिर जाने से पहले, वहाँ पर एक टेंट है, वहाँ पर आपको स्कैनर से बारकोड स्कैन होगा, वहाँ पर एक स्लिप मिलेगी और वो स्लिप में टाइमिंग्स, मंदिर के टाइमिंग स्लॉट्स मेंशन होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ होगी तो पुलिस वाले कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, आपको लाइन में ही लगकर अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा के फिर आगे जाना होगा और फिर लाइन में लगकर टैक्सी पकड़कर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होगा। रजिस्ट्रेशन की लाइन करीब सीतापुर तक लगी हुई थी जो सोनप्रयाग से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। पिछले साल आपने वायरल वीडियोस देखी होगी सोशल मीडिया पर, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। पूरी सीतापुर से सोनप्रयाग की आने वाली सड़क पे पूरा जाम लगा हुआ था। तो हो सके तो अपना ट्रैक सोच समझ के करें, टाइम मैनेज करके करें, जिससे आपकी यात्रा अच्छे से हो पाए और इस तरह से आप ऊपर केदारनाथ धाम से सोनप्रयाग तक आएंगे। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे है सीतापुर, जहाँ से आपको बस मिलेगी और ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और भी डिफरेंट जगह की जहाँ पर आपको जाना हो। बद्रीनाथ की भी बस आपको इसी तरफ से मिलेगी अगर आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जाना हो। यहाँ पर टाइम पे बहुत सारी बसेस चलती रहती हैं, आप नीचे बस स्टैंड पर जाकर पता कर सकते हैं। मुझे यहाँ से बस मिली ऋषिकेश के लिए, मुझे यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिली थी फॉर हरिद्वार, सो मैंने बस ली ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश से मैं बस चेंज करके गया था हरिद्वार। जब मैं हरिद्वार से सोनप्रयाग आया था तो मुझे डायरेक्ट हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस नहीं मिली थी। मैं हरिद्वार से आया था रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से आया था सीतापुर और सीतापुर से बाई वॉकिंग मैं आया था सोनप्रयाग। सो वो वाली वीडियो भी आप ऊपर चेक कर सकते हो पार्ट 1 में। उसे मैंने कंप्लीट डिटेल बताई थी कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे आ सकते हैं। सोनप्रयाग से सीतापुर आने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पैदल लेना पड़ेगा। अगर आपने अपनी कार पार्क कर रखी है सोनप्रयाग की पार्किंग में सो वेल एंड गुड है। अगर आप बाई बस आए हो यहाँ पर सो आपको सीतापुर में ही बस उतार देगी। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है, आपको सोनप्रयाग पैदल जाना पड़ेगा और सेम प्रोसीजर वापसी। जब आप वापस ऊपर से नीचे आओगे केदारनाथ ट्रैक करके तो आपको गौरीकुंड टैक्सी छोड़ेगी, वहाँ से पैदल चलते हुए आपको सीतापुर आना पड़ेगा। अराउंड 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पर बस पकड़नी है तो बस की पार्किंग में आना पड़ेगा, ऊपर से फिर नीचे आना पड़ेगा ये पूरे रैम्प से। ये मत सोचो कि हमारी ट्रैक गौरीकुंड में ख़त्म हो गई है, वहाँ से फिर सीतापुर आना पड़ता है अगर आप फर्स्ट अपनी पर्सनल कैब से या पर्सनल व्हीकल से आप ना आए हो सोनप्रयाग तक। यस, दिस इज़ द फैक्ट, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है केदारनाथ ट्रैक में। सीतापुर में जब मैं गया मुझे ऋषिकेश की बस मिली। सीतापुर बस पार्किंग से ऋषिकेश का बस का फेयर था करीब 550 रुपये और ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए बस की टिकट थी 70 रुपये। सो ऑल टुगेदर 620 रुपये मुझे लगे फ्रॉम सीतापुर टू हरिद्वार पहुंचने में। लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि प्रशासन से भीड़ मैनेज नहीं हो पा रही थी और उन्होंने यात्रा रोक दी थी कुछ टाइम के लिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में वो गैप में लोगों को भेज रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी इन सोनप्रयाग और गौरीकुंड। मैनेज नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट से, इसलिए उन्होंने बीच में यात्रा रोक दी थी, रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया था। सो आप सब कुछ पहले से प्लान करके चले, कुछ नहीं पता क्या हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए या भीड़ ज़्यादा हो, वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। सो अपना सब कुछ प्लान करके चले, रजिस्ट्रेशन पहले से करके चले, अपनी बुकिंग पहले से स्टे ऑप्शंस की करके चले, ऊपर केदारनाथ धाम में, नीचे गौरीकुंड में अपनी सब तैयारी पहले से करके चले। हेलीकॉप्टर से अगर आपको यात्रा करनी है तो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करके चले, सब ऑफिशियल साइट से ही बुक करें, किसी को भी ऐसे ही रैंडम ना पे करें ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम हो रहे हैं। अगर आप अपना टूर पैकेज बुक करके केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं तो ऑफिशियल रजिस्टर्ड टूर एंड ट्रैवल वालों से ही करें। आजकल बहुत ज़्यादा फेसबुक में फेक सब यात्रा करवा रहे हैं जिसमें वो पैसे ले लेते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। सो इन सब स्कैम से बचें और अपना पहले से ही सब कुछ प्लान करके चले और आपकी यात्रा बहुत सफल हो जाएगी। अपना पहले से ही सब कुछ आप प्लान करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी केदारनाथ धाम यात्रा में। तो इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि ऊपर केदारनाथ धाम से आप नीचे हरिद्वार तक कैसे पहुंच सकते हैं और भी आपको सारी बातें बताई मैंने केदारनाथ धाम से रिलेटेड। यहाँ पर हमारा केदारनाथ धाम का सीरीज़ कंप्लीट होता है पार्ट 4 में। केदारनाथ धाम यात्रा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इससे एक्स्ट्रा और केदारनाथ धाम और पूरी यात्रा से रिलेटेड। उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं और भी केदारनाथ धाम से जुड़ी अपडेट्स की वीडियो सब आने वाली है, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आपने अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए, मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए जय शिव बाबा केदार, ओम नमः शिवाय।